चलिए आज हम लोग देखते हैं अम्ल क्षार और लवण का कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। देखिए, बिहार बोर्ड में जब से ऑब्जेक्टिव पूछने लगा है तब से ये एग्जाम टॉनिक बन गया है। जब तक आप इसको लीजिएगा नहीं तब तक आप पास कीजिएगा नहीं। एग्जाम में अगर पास करना है तो ऑब्जेक्टिव का टॉनिक लेना शुरू कर दीजिए। ये जो भी आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और इस बार जो है 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव का जवाब देना है और हर क्वेश्चन में ऑप्शन आएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न चैप्टर 2 से अम्ल क्षार लवण से। हमारी अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? देखिए, हमारे अमाशय में पेट की बात हो रही है। हमारे पेट में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे अमाशय में जो है पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। टीका लगा लीजिए। हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखिएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ना आप लोग के लिए जरूरी हो गया, उसमें भी सही से। ये नहीं कि आधा अधूरा पढ़ लीजिए। आधा अधूरा पढ़िएगा तो फिर आपका रॉन्ग होने का चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपको ऑप्शन जो है सब एक ही तरह का लग रहा होगा। जितने भी ऑप्शन है लग रहा होगा कि कौन सही है। जब तक आप ठीक से पढ़िएगा नहीं, 3 बार 4 बार रिवाइज कीजिएगा नहीं, इस वीडियो को सही से देखिएगा नहीं शुरू से लास्ट तक, तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो इसको देख लीजिए, फिर इसको 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए ताकि आप लोग को कोई भी ऑप्शन रहे तो कंफ्यूज ना होइए। ताजे दूध का पीएच मान 6 है। देखिए, ताजे दूध का पीएच वैल्यू 6 होता है। जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच वैल्यू 6 से अधिक हो जाता है, 6 से कम हो जाता है, 6 ही रहता है, उदासीन हो जाता है। देखिए, दूध जैसे ही खट्टा होता है ना, दूध जो खट्टा होगा ना तो अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। और खट्टापन का कारण होता है कि उसमें एसिड बढ़ गया, और एसिड का पीएच वैल्यू हमेशा क्या होगा? 7 से कम ही होता है। और जब पीएच वैल्यू दूध का 6 है और उसमें खट्टा पदार्थ आ जाएगा, वह खट्टा हो जाएगा, तो 6 से कम ही होगा पीएच वैल्यू। तो खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दूध में, खट्टा दूध में या फिर दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही या खट्टा दूध रहे तो क्या लिखिएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है तो पीएच वैल्यू 6 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। खट्टा ज्यादा होने के कारण पीएच वैल्यू घट जाता है, तो 6 से कम हो जाता है। ऑप्शन देखिए बी करेक्ट है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय विलयन का, देखिए, विलयन को 3 भाग में बांटा गया है। अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन और उदासीन। अम्लीय विलयन का पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, क्षारीय का 7 से अधिक होगा, और उदासीन जो होगा, जैसे पानी जो होता है, वाटर जो होता है उदासीन होता है, उसका पीएच वैल्यू 7 के बराबर होता है, मतलब 7 होता है। तो अम्लीय विलयन है तो 7 से कम होगा। ऑप्शन देखिए कौन सही है। ए में है 7, बी में है 7 से कम, सी में 7 से अधिक, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 7 से कम। देखिए, 7 से कम होगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? देखिए, रक्त का पीएच स्तर, हमारे बॉडी में जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसका भी पीएच वैल्यू होता है 4.5 से 5.5, 7.35 से 7.45, 8.25 से 8.35, और ऑप्शन डी 7 है। तो देखिए, हमारे ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है, हमारे ब्लड का, दूध का कितना होता है? 6 होता है, और ब्लड का कितना होता है? 7.35 से 7.45 ये होता है। हमारे ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है 7.35 से 7.45 तक होता है।
वैसे जो है लिया जाता है 7.40, इसका वैल्यू लिया जाता है, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 7.40। तो 7.40 भी ऑप्शन में अगर दिया रहेगा तो आप सही ठीक लगा सकते हैं। 7.40 इसी दोनों के बीच में आएगा, 7.35 से 7.45 के बीच में। उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है? देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ लीजिए, जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अगर अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदासीनीकरण में क्या होगा? अम्ल और क्षार का मिलन होगा, और अम्ल और क्षार का मिलन के बाद लवण बनेगा, लवण। तो वही कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है? अम्ल बनेगा, क्षार बनेगा, लवण बनेगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए लवण बनेगा, अम्ल और क्षार मिलेगा और किसका फॉर्मेशन होगा? लवण का फॉर्मेशन होगा। लवण, लवण मतलब नमक होता है, नमक। शुद्ध जल का पीएच मान 0.1, 7, 14। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होता है, याद रखिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है क्योंकि जल उदासीन होता है, और शुद्ध जल जहां है उसका पीएच मान 7 होगा। सभी अम्लों में मुख्य रूप से उपस्थित होता है। देखिए अम्ल में जितना भी अम्ल है सब में ये चीज पाया जाता है। ऐसा कौन सा चीज है, पूछ दे एग्जाम में, ऐसा कौन सा चीज है जो हर अम्ल में पाया जाता है? सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए अम्ल को जल में डालिएगा ना, जल में, तो वह हाइड्रोजन आयन पैदा करता है, जनरेट करता है, हाइड्रोजन आयन पैदा करता है। अम्ल को जल के साथ मिलाइएगा तो कौन सा आयन जनरेट करेगा, कौन सा आयन पैदा करता है? हाइड्रोजन आयन पैदा करता है। और क्षार जो है हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करता है। तो आप समझ गए होंगे सभी अम्लों में मुख्य रूप से उपस्थित होता है हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, याद रखिएगा हाइड्रोजन आयन। आप क्षार में कौन सा आयन पाया जाता है? सभी क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन। क्षार को वाटर के साथ मिलाइएगा तो वह कौन सा आयन पैदा करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप लोग इसको चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सभी क्षारकों में मुख्य रूप से उपस्थित होता है। ये क्षारक में मतलब क्षार में क्या उपस्थित होते हैं? अभी तुरंत डिस्कस किए थे, अम्ल में जो है हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं और क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, डायरेक्ट देखेंगे। हाइड्रोजन आयन रहेगा, जैसे H प्लस को कहते हैं हाइड्रोजन आयन, और OH माइनस को कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखिए ये H प्लस हाइड्रोजन आयन का सिंबल होता है H प्लस, और हाइड्रोक्साइड आयन का सिंबल होता है OH माइनस। ऊपर में माइनस चार्ज को बताएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये सिंबल में भी दे दिया रहेगा, तो घबराइएगा नहीं। H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन और OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्षार में कौन सा अम्ल पाया, क्षार में कौन सा आयन पाया जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन। ऑप्शन डी में देखिए हाइड्रोक्साइड आयन है, टिक लगाते जाइए। देखिए पीएच स्केल में पीएच का मान होता है, पढ़े होंगे आप लोग, पीएच स्केल पर आए थे। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एसिड या बेस के मतलब अम्ल और क्षार के स्ट्रेंथ को मापता है कि वह कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है। जैसे कि अम्ल को दो भाग में बांटा गया, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। क्षार को उसी तरह से दो भागों में बांटा गया है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबल अम्ल जो होता है किसको कहेंगे? याद रखिए, पूछ देता है एग्जाम में। अगर पीएच वैल्यू 1 2 3 तक है, 0 1 2 3 तक है, तो ये प्रबल अम्ल हुआ। प्रबल अम्ल का पीएच वैल्यू होता है 0 से लेकर के 3 तक प्रबल अम्ल। अगर पीएच वैल्यू 4 5 6 है, 4 5 6, तो वह हो गया दुर्बल अम्ल। अम्ल भी दो भागों में बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को बोलते हैं प्रबल अम्ल और वीक एसिड को बोलते हैं दुर्बल अम्ल। और प्रबल अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वो 0 से 3 तक। अगर किसी भी
विलियन का पीएच वैल्यू 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो कहेंगे वह प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। अगर किसी भी विलियन का पीएच वैल्यू 4, 5, 6 है, इस तीनों में से कोई भी है, तो कहेंगे ये दुर्बल अम्ल है। उसी तरह से प्रबल क्षार होता है, प्रबल क्षार होता है और दुर्बल क्षार होता है। तो प्रबल क्षार का पीएच वैल्यू कितना होगा? 7 से अधिक। देखिए 7 से अधिक, 7 उदासीन का होता है, 6 के बाद 7 होता है, 7 उदासीन का हो जाता है। उदासीन का पीएच वैल्यू 7 होता है। उसके बाद जो है क्या बचता है? 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। पीएच स्केल पर जो पीएच स्केल एक टाइप का स्केल होता है जो सोरेनसन ने डेवलप किया था। सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये स्केल डेवलप किया था और उन्होंने इस स्केल के द्वारा कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है, कौन सा विलियन जो है अधिक अम्लीय है, कौन सा विलियन अधिक क्षारीय है, कौन सा विलियन कम अम्लीय है, कम क्षारीय है, इसको पता लगाया। तो 8, 9, 10 रहेगा तो वह हो जाएगा दुर्बल। 8, 9, 10 में दुर्बल क्षार, 11, 12, 13, 14 में प्रबल क्षार। याद रखिएगा 0, 1, 2, 3, 4 में प्रबल अम्ल को बताएगा ये। अब 4, 5, 6 किसको बताएगा? दुर्बल अम्ल को, दुर्बल अम्ल। और 7 उदासीन को बताएगा, उदासीन। कहीं पे लिख लीजिए ऊपर में नोट करके। तो पीएच स्केल में जो है 0 से लेकर के 14 तक लिखे होते हैं और पीएच स्केल का काम होता है कि कोई भी विलियन कितना एसिडिक है, मतलब कितना अम्लीय है या फिर कितना बेसिक है, कितना क्षारीय है, उसके स्ट्रेंथ को पता लगाता है। तो पीएच स्केल 0 से 7 तक, 0 से 14 तक, 1 से 14 तक, 7 से 14 तक, 0 से लेकर के 14 तक लिखा रहता है पीएच स्केल पर। पीएच स्केल पर मार्क किया रहता है 0 से 14 तक। जो वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है? देखिए अनुपस्थिति में, जल के अनुपस्थिति में जो है अम्ल काम नहीं करता। अम्ल जो काम करेगा वह जल के उपस्थिति में ही करेगा। अम्ल ले आइए मार्केट से, पैकेट में मिलता है अम्ल, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ही पानी में डालिएगा तो वह बहुत ही खतरनाक हो जाता है। आपका बॉडी पे एक बूंद पड़ जाएगा ना तो बॉडी जल जाएगा, बॉडी जल करके राख हो जाएगा, शरीर का अंग राख हो जाएगा। अगर उंगली पे गिर गया एक बूंद, उंगली का सारा ये जो स्किन है, चमड़ा है, ये उड़ जाएगा। कब? जब वह पानी के साथ मिलाइएगा तब। अब पानी नहीं है तो कोई कामे का नहीं हुआ, पूरा बॉडी पे छींट लीजिए, कुछ नहीं होगा बॉडी का। तो सूखा एसिड जो होता है, सूखा एसिड, सूखा अम्ल जो होता है वह पानी के अनुपस्थिति में काम नहीं करता है, पानी के उपस्थिति में काम करता है। तो क्वेश्चन क्या है? अनुपस्थिति। अरे पानी है ही नहीं तो काम क्या करेगा? कुछ नहीं काम करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जल के अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है? देखिए हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा जल के अनुपस्थिति में, तो ये सब तो काम करेगा ही नहीं। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये सब काम करेगा ही नहीं। तो सभी यहाँ गलती ऑप्शन डाल दिया गया। इनमें से कोई नहीं लिखिएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा डी में और ये टिक लगा लीजिएगा डी। इनमें से कोई नहीं। जल के अनुपस्थिति में जल नहीं रहेगा तो अम्ल काम नहीं करता है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है, देखिए धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होता है, उसका प्रकृति क्षारीय हो जाता है। जैसे ही धातु ऑक्सीजन से संयोग करता है तो धात्विक ऑक्साइड बन जाता है और वह क्षारीय होता है। अब टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। देखिए टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है वह ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिए ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टा दूध मतलब दही में, दही दे चाहे खट्टा दूध दे,
डायरेक्ट मारना है लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभी तुरंत बताए थे, स्टोमक पेट में पाया जाता है, पेट में, अमाशय में। एसिटिक अम्ल विनेगर में पाया जाता है, जिसको सिरका कहते हैं हिंदी में, सिरका। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, टिक लगाइए सी करेक्ट है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए मधुमक्खी, एस्कॉर्बिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। मधुमक्खी काट लेता है, खूब दर्द होते रहता है। दर्द होने का कारण क्या है? अम्ल इंजेक्ट हो जाता है, मतलब अम्ल आपके बॉडी में एंटर कर जाता है, अम्ल घुस जाता है, उसके कारण आपको दर्द महसूस होता है। और वह लहर जो होता है, दर्द का जो लहर होता है, उसका कारण है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल याद रखिएगा। मधुमक्खी जो डंक काटता है वो आपके बॉडी में क्या इंजेक्ट कर देता है? मेथेनोइक अम्ल इंजेक्ट कर देता है। देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 into 2H2O, CuSO4 into 5H2O, CuSO4 into 2H2O, SnCl2 into 2H2O। देखिए सब ऑप्शन एक ही तरह का लग रहा होगा, कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन सब है। तो जब तक आप लोग अच्छे से याद नहीं रखिएगा तब तक आप सही से टिक नहीं लगा पाइएगा। इसीलिए इस वीडियो को बार बार देखते रहिए और सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 into 2H2O, ऑप्शन ए करेक्ट है। कैल्शियम सल्फेट इसको बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 into 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। CaSO4 वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट ही है, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं अभी सारा एग्जाम में ही पूछा गया, लेकिन ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक साल डाल देता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 into half H2O, CaSO4 into 5H2O, CuSO4 into 5H2O, CuSO4 into half H2O। देखिए CaSO4 into half H2O, CaSO4 into half H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिप्सम से ही। जिप्सम को जैसे ही गर्म कीजिएगा, जिप्सम को जैसे ही गर्म कीजिएगा तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाता है। बस वहां 2H2O रहता है, यहाँ हाफ H2O हो जाता है। वर्षा जल का pH मान कितना होने पर इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं? देखिए अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? वर्षा में अम्ल आ जाना, वर्षा में जो है कार्बोनिक अम्ल आ जाता है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा हो जाता है। अम्लीय वर्षा का pH मान 7 से कम, 5.6 से कम, 6.5 से कम। देखिए वैसे तो अम्ल का pH, अम्ल किसको कहेंगे? जिसका pH वैल्यू 7 से कम होगा उसको अम्ल कहेंगे, लेकिन अम्लीय वर्षा में कंफ्यूज मत होइएगा, 5.6 से कम होगा तब ये कहेंगे अम्लीय वर्षा है, 7 से कम नहीं चलेगा इसमें, 5.6 से कम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है जब हम लोग अनडाइजेस्टेड फील करते हैं, मतलब हमारा खाना नहीं पचता है पेट में। देखते होंगे क्या है कि पेट दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, पेट फुल हो जाता है, गैस बनने लगता है, तो वहां एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। एसिड को कम करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको एंटी एसिड भी बोलते हैं। एंटी एसिड मतलब क्या? एसिड की मात्रा को कम कर दे, एसिड की मात्रा को न्यूट्रलाइज कर दे। एसिड जो पेट में रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, इनो सब जो मार्केट में मिलता है, दवाई दुकान पे इनो लेते होंगे, देखते होंगे इनो लीजिएगा, आपको तुरंत जो है फील होने लगेगा कि खाना अब पच गया है। तो खाना जो पच जाता है उसका कारण क्या होता है? इनो में यही सब पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, बेस क्षार है, ये क्षार, इंग्लिश में क्षार को बेस कहते हैं और अम्ल को एसिड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? क्षार है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज करने से हमारा पेट दर्द होना बंद हो जाता है, क्योंकि ये अम्ल की मात्रा को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। दांतों का इनामेल किस रसायन का बना होता है? देखिए दांतों का इनामेल, ऊपर वाला भाग, दांत का जो ऊपर वाला व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है वही है इनामेल, उसी को कहते हैं इनामेल। वह जो है हमारे शरीर का सबसे कठोर
पार्ट होता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर जो पार्ट है वह इनामेल है, इनामेल। और इनामेल में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सभी कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट याद रखिएगा। इनामेल, दांत के इनामेल में क्या पाया जाता है? बार बार पूछा जाता है, दांत के इनामेल में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। आश्रित जल का पीएच मान होता है, आश्रित जल किसको कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। बैटरी समय यूज किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर का, पूरा शुद्ध होता है ये, शुद्ध। अगर शुद्ध जल कहे तो किसको कहेंगे? आश्रित जल को कहेंगे, डिस्टिल्ड वाटर को कहेंगे। डिस्टिल्ड वाटर का पीएच वैल्यू 7, 7 से कम, 7 से अधिक 0। देखिए शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो हमेशा 7 के बराबर होता है, 7 होता है, न 7 से कम न 7 से ज्यादा, 7 होगा शुद्ध जल का पीएच वैल्यू। तो शुद्ध जल मतलब क्या? डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर को आश्रित जल कहते हैं हिंदी में। किसी विलियन का पीएच मान 6 यह है। देखिए अब विलियन का पीएच वैल्यू 6 है, इसका मतलब ये अम्ल है। अम्ल का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो 6 ये अम्ल है। अगर किसी विलियन का पीएच वैल्यू 6 है, इसका मतलब वह विलियन क्या है? अम्लीय है, क्योंकि 7 से कम है ना 6 होता है। अब इसमें जो है अम्ल कहीं लिखा ही नहीं है, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल। अभी तुरंत डिस्कस किए थे कि प्रबल अम्ल किसको कहेंगे? जब पीएच वैल्यू 0, 1, 2, 3 रहेगा तो प्रबल अम्ल होगा। पीएच वैल्यू 4, 5, 6 है तो दुर्बल अम्ल होगा। तो देखिए इस वीडियो को बार बार देखिए, और नहीं देखिएगा तो कॉपी में सारा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और बार बार इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवाइज कीजिएगा तभी आप लोग को याद रहेगा। 2 दिन 3 दिन के बाद भूल जाइएगा, इसलिए रिवाइज करना जरूरी है। और ऑप्शन ऐसा देता है बोर्ड एग्जाम में, इतना कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन सब रहेगा कि लगेगा कि आपको सारा सही है, सारा चारों ऑप्शन लगेगा कि सही है, लेकिन सही तो कोई एक ही ना होगा। और याद रहेगा तभी ना सही सही टिक लगाइएगा। तो इसीलिए बार बार ऑब्जेक्टिव को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव सही तो स्कोर 90 से ऊपर।